तो विवेक आज क्या करने वाले हैं हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले दो चैप्टर चुके हैं सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आज केमिकल काइनेटिक्स के और एक पोर्शन को कवर करेंगे, दैट इज द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन तक का पोर्शन कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड, तो उसको आधे को पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग, ठीक है। तो इससे पहले जो भी दो क्लास किए हैं उसमें वीडियो को भी देखो और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, यानी केमिकल काइनेटिक्स किसको बोलते हो, होता क्या है केमिकल काइनेटिक्स, किस तरीके से डिफाइन करते हो। तो एज द नेम सजेस्ट ना, केमिकल की काइनेटिक्स, मतलब हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस का स्पीड, रेट, वेलोसिटी, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। चलो चेक करते हैं। तो व्हाट इज दिस केमिकल काइनेटिक्स बेटा। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the speed or the rate of a chemical reaction, or we say the factor, the rate of reaction and the mechanism by which the reaction proceed। यानी केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो इस केमिकल के रेट के बारे में, उसके स्पीड के बारे में, उसके फैक्टर्स के बारे में और कौन से मैकेनिज्म है जिसपे ये डिपेंड करता है, उन सब के बारे में बात करती है। तो इस पूरे ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो आई होप क्लियर होगा व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे बेटा। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यही तो होता है केमिकल रिएक्शन का मतलब, कि भाई रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट रहे हैं और प्रोडक्ट का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी केमिकल रिएक्शन कब होगा, when the breaking and formation of bonds takes place, or we can say different bond require different amount of energy। ऑब्वियस सी बात है। तो और ब्रेकिंग, कोई मजबूत बॉन्ड है तो उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कोई वीक बॉन्ड है तो उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इस now for breaking and different amount of energy is also evolved during the bond formation, thus the rate of a difference reaction are different। तो भाई अगर अलग अलग बॉन्ड है उनको अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो मैं इस बात को भी तो कह सकता हूँ कि भाई हर बॉन्ड को अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। क्लियर है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं अपना केमिकल रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो कितने टाइप के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, तो चलिए देखते हैं फटाफट कि किस तरीके से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को क्लासिफाई किया है। तो पहला है बेटा इंस्टेंटेनियस और भी से फास्ट रिएक्शन, यानी these are in fact very fast reaction, not only fast but they are very fast reaction, and it is practically impossible to measure the speed or the rate of such kind of reaction। यानी ऐसे रिएक्शन का स्पीड मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। What are the example of such reaction बेटा, किस तरह के एग्जांपल्स होते हैं इनके, तो आइए फटाफट देखते हैं कि किस तरह के एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि आयोनिक रिएक्शन, कि कोई आयोनिक रिएक्शन है, मैं बोल रहा हूं कि जैसे मान लो कोई भी आयोनिक रिएक्शन हो रही है, NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है या कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन बेटा। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए बेटा एक्सप्लोसिव रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन, यानी ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोकार्बन के साथ, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है बेटा। कौन सी कैटेगरी में, दैट इज फास्ट रिएक्शन। तो ये सभी फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट चलो बेटा, अब बात करते हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन की, यानी ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज्यादा स्लो होती है, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस होती हैं। तो कौन सी रिएक्शन को बोलोगे बेटा कि दे आर एक्सट्रीमली स्लो, यानी सच रिएक्शन which proceed at a very slow speed, and here the speed is so that there it is impossible to measure the speed of such reaction। मतलब ये स्पीड इतनी स्लो होती है कि इनकी स्पीड को मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेरी स्लो। कोई एग्जांपल दो, बिल्कुल एग्जांपल है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इज एन एग्जांपल ऑफ वेरी और इज एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। डन। नेक्स्ट चलिए बेटा, अब मॉडरेट स्लो रिएक्शन की बात करते हैं, जो रिएक्शन ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है ना बहुत ज्यादा स्लो होती है, मॉडरेटली रेंज की होती है। तो बेटा द रिएक्शन बिलोंगिंग टू द थर्ड कैटेगरी दैट हैविंग द मॉडरेट स्पीड आर क्लासिफाई एज
moderately slow reaction. For example, inversion of cane sugar हो गया, hydrolysis of starch हो गया. These all are hydrolysis of starch करने पे क्या बनता है? Glucose plus fructose. और inversion of cane sugar हो गया. So these are the example of moderate slow reaction. ठीक है बेटा? Good. Now, depending upon the number of steps, chemical reaction are classified in the following ways. अगर अलग-अलग मैं steps के बारे में बात करूं, तो they are classified the following ways. किस तरीके से classify करते हैं बेटा इसको तो ध्यान से देखिए. सबसे पहला होता है elementary reaction. तो what is this elementary reaction? किस तरीके से समझोगे कि elementary reaction क्या होती है बेटा? तो ध्यान से समझो. पहली चीज तो एक इंपॉर्टेंट ये समझो पहले तो, उसके बाद एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं कि कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के ना तुम उसके ट्रू पिक्चर ऑफ देयर रिएक्शंस का आइडिया नहीं लगा सकते हो. यानी अगर तुम्हें कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो उसको देख के आप उसके रिएक्शन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते हो कि वेदर इट इज अ बाईमोलिकुलर और वी से एलिमेंट्री रिएक्शन की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या है, आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा पाओगे सिर्फ केमिकल इक्वेशन को देख के. नाउ अब देखिए बेटा, इट कैन बी कंप्लीट इन वन स्टेप और इन मेनी स्टेप. भाई रिएक्शन हो सकता है आपको कोई गिवन है तो हो सकता है कि वो एक स्टेप में पूरी होती है या बहुत सारे स्टेप में पूरी होती हो. तो कभी भी आप सिर्फ इक्वेशन देख के रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट देख के आइडिया नहीं लगा पाओगे कि whether the reaction takes place in one step or multiple step. यहाँ तक क्लियर है? Now, the reaction taking place in one step is called elementary reaction. यानी कोई पूछे what is elementary reaction तो क्या बोलोगे? ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं. Now, तो what is complex reaction? यानी the reaction which do not takes place in one step, है ना, जो more than one step की रिक्वायरमेंट होती है, that is called complex reaction. Yani these are the reaction in which all the atoms, ions or molecule as represented in the balanced chemical reaction may not come together to collide simultaneously. मतलब अगर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती है बेटा जिसमें आपको दिख रहा है कि इतने एटम्स हैं, इतने आयन्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी एटम, सभी आयन, सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हो और वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जितना शो हो रहा है वो सब एक दूसरे के साथ कोलाइड करके रिएक्शन बना रहे हो. इट इज नॉट नेसेसरी. फॉर एग्जांपल देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें क्या है. फॉर एग्जांपल इस चीज को देखो ध्यान से जरा. आपको क्या बोला हुआ बेटा? आपको बोला है जैसे कि ये ब्रोमीन है, दैट इज 5Br एंड रिएक्ट विद BrO3 aqueous plus 6H plus aqueous gives us 3Br2 plus 3H2. अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसमें 12 आयंस दिखाई दे रहे होंगे तुम लोगों को. कितने आयंस दिखाई दे रहे होंगे? 12. यानी इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल द 12 आयंस. कैसे 12 आयंस है? 5 ब्रोमीन के आयंस है, एक BrO3 का आयंस है और 6H के आयंस है. So it is impossible for all the 12 ions of the reactant to come together simultaneously to collide. Such reaction takes place in the sequence number of steps and each of these step reaction is an elementary reaction. Obvious सी बात है. यदि देखो complex reaction itself made up of किससे मिलके बना है? वो खुद एलिमेंट्री रिएक्शन के से मिलके बना हुआ है. कि कॉम्प्लेक्स मान मैंने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स 5 स्टेप में हो रहा है तो 5 एलिमेंट्री स्टेप्स हो गए. यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इटसेल्फ मेड अप ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स. क्लियर है ये चीज? चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए. यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा कि भाई स्लो होते हैं, फास्ट होते हैं. अब हम आए हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करने कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपना क्या होता है. द रेट और द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम. कि भाई किस तरीके से कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. रिएक्टेंट हमेशा घटता रहता है, प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है एंड दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन. यानी व्हेन द रिएक्शन अकर्स the concentration of reactant start decreasing while the concentration of product start increasing. यानी जो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन है वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है. क्लियर है? चलिए अब देखो बेटा किस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हो. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट.
क्लियर है? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखो कैसे, मान लो कि मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन ली, दैट इज ए प्लस बी and this will gives us C plus D. So A plus B gives us C plus D. We know that this one is known as reactant. इसको क्या बोलते हैं बेटा? Reactant. क्लियर है? उसी तरीके से बेटा इस टर्म को क्या बोलते हैं? This is known as product. तो बेटा होगा क्या, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलेगी, ये जो रिएक्टेंट है ये इसकी वैल्यू घटती जाएगी और जो ये प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यानी द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, है ना? इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। यानी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो रिएक्टेंट का, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, change in the concentration of A upon delta T, है ना? और माइनस साइन लगेगा। What does minus sign indicate here? Their concentration is decreasing. इनका concentration decrease हो रहा है टाइम के साथ। उसी तरीके से प्रोडक्ट का concentration बढ़ेगा, तो अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखना होता तो मैं कैसे लिख देता रेट को? तो प्रोडक्ट के टर्म में मैं रेट को लिखता दैट इज डेल्टा C पॉजिटिव अपॉन डेल्टा T। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। इससे साफ साफ पता लग रहा है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप इसको समझ सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखो, जैसे इन जनरल फॉर्म, एक जनरल फॉर्म में हम लोग को दे रखा है कि मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है दैट इज n1a, मतलब n क्या हो गया उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 मोल 3 मोल, उसकी बात कर रहा हूं कि n1 मोल ऑफ a प्लस n2 मोल ऑफ b रिएक्ट टुगेदर टू गिव m1 मोल ऑफ c प्लस m2 मोल ऑफ d। तो रेट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? अभी जो पढ़ा था हम लोगों ने सेम टू सेम उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है बेटा, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था। क्या था? देखो कि जैसे अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है ए के टर्म्स में, तो उसके नंबर ऑफ मोल जो भी होंगे स्टोइकियोमेट्री 1 अपॉन n1 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। नेगेटिव साइन है यहाँ, नेगेटिव साइन व्हाट इंडिकेट कि रिएक्टेंट है, इसकी वैल्यू घट रही है। और देखो प्रोडक्ट में प्लस लिया है, तो जैसा मैंने बताया था सेम टू सेम वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज विद द टाइम, whereas the positive sign indicate that the concentration of product increase with the time। तो इस तरीके से हम इसको बेटा डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट चलिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो कितने टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं? तो देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, कि भाई ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है। तो ध्यान से देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि किस तरीके से रेट ऑफ चेंज कंसंट्रेशन का हो रहा है। यानी इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द total change in the concentration of any one of the reactant or product by the total time taken to do so, कि पूरी रिएक्शन करने में कितना टाइम लगा था और अपॉन में टोटल कंसंट्रेशन को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो यू गेट दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन को समझते हैं। पहला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट चलो बेटा, देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, जैसे कि हमारा PCl5 है प्लस Cl2 PCl3, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन में टाइम टेकन। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 प्लस Cl2। तो उस तरीके से भी बस क्या साइन लगाना होगा फिर? पॉजिटिव। गुड। अब अगला आता है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कि भाई ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बेटा द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैंने बोला कि भाई मुझे एवरेज नहीं निकालना है, मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पता करना है कि इस केमिकल का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो दैट टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखना, यानी इट इज इक्वल टू द स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन दैट इज dx अपॉन में स्मॉल टाइम इंटरवल दैट इज dt। तो किस तरीके से इसको दिखाते हैं बेटा? देखो, तो रेट इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और भी से इन जनरल फॉर्म फॉर द रिएक्शन n1 मोल ऑफ a प्लस n2 मोल ऑफ b गिव्स m1 मोल ऑफ c प्लस m2 मोल ऑफ d। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या यूज करेंगे? da by dt। da by
dt रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज और डेल्टा a बाई डेल्टा t रिप्रेजेंट द एवरेज चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, इन aqueous solution the rate of reaction is not expressed in the terms of change of concentration of water because there is a negligible change from 55.5 molar to 55.49 molar। ये क्या कह रहा है कि aqueous solution में rate of reaction को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, क्योंकि उसकी जो मोलारिटी में जो चेंज होता है वो बहुत ही स्मॉल है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन पूछा है आपसे कि फॉर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन दे रखा है 2a plus 3b plus 3 by 2c gives us 3p। नाउ व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो बेटा आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको लिखना चाहो कैसे लिखोगे, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते थे ना कि नंबर ऑफ मोल, अगर मैं ए के टर्म में लिखूं तो 1/2 dA by dt। ठीक है जी, 1/2 dA by dt माइनस, और इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, ये इज इक्वल टू होता माइनस 1/3 dB by dt। ठीक है, और 3/2 को कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस 3/2 dC by dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट यानी 1/3। ठीक है जी, ये 3/2 था ना, तो इसको उल्टा करते हो तो 2/3 हो जाता है ना। तो ये कैसे हो जाता है, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 2, है ना, 3/2। गुड, और ये हो जाए 1/3 dP बाई dt, और ये कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव का। तो देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपसे पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऐसे स्टेटमेंट कहां देखने को मिल रहा है बेटा, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से जल्दी कि किस तरीके से लिख सकते हो dA बाई dt। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यही से कि जहां पे भी ये स्टेटमेंट दिख रहा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ पे, यानी फॉर द सॉल्यूशन यू कैन राइट लाइक दिस ना, 1 upon a dA by dt, 1 upon b, 1 upon c। तो इस तरीके से आपने लिखा, तो ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, किस बेस पे, तो उसके बेसिस पे। नेक्स्ट चलिए बेटा कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन हैज द यूनिट, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कंसंट्रेशन अपॉन change in concentration upon time. So what is the unit of concentration? Mole per liter, right? Mole per liter. And what is the unit of time? That is second or minute. तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा बेटा, this is equal to rate of reaction as the unit in the terms of concentration or molarity divided by time। तो क्या हो गया फॉर्मूला, जल्दी बताइए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, that is unit of concentration upon unit of time, or we can say that is mole per liter second inverse, है ना, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और इन टर्म्स ऑफ मिनट मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टर, अगर कोई रिएक्शन गैसियस फॉर्म में हो, then the unit of rate of reaction become atmospheric second, और भी से atmospheric per minute। इस तरीके से इसको ले। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, पहला देखो, पहला फैक्टर है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, कि एज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज द रिएक्शन रेट, कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उसी तरीके से आपका जो रिएक्टेंट का फैक्टर है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी बढ़ने लग जाएगी। अगला है बेटा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, कि भाई कैसा रिएक्टेंट है नेचर का, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज्यादा टाइम लगेगा टूटने में, वीक बॉन्ड है तो जल्दी टूट जाएगा, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कि भाई किस तरीके से, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है, और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है बेटा कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, यानी एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है बेटा, ध्यान से समझना। और इसी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट T plus 10 degree upon V rate constant at that temperature, यानी for most of the reaction the rate is double for every 10 degree rise in temperature। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है बेटा जो अफेक्ट करता है,
तो नेक्स्ट है बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यानी अब कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है विदाउट इन्वॉल्विंग, है ना, बिना इन्वॉल्व हुए रेट ऑफ रिएक्शन को घटा या बढ़ा देता है। यानी ये कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रिएक्शन रेट बट itself remains unchanged in amount and chemical composition at the end of the reaction. Actually, the reactant in a reaction have to cross an energy barrier. भाई अगर किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो उसको एक एनर्जी बैरियर है जो क्रॉस करना है, और कैटलिस्ट क्या करता है, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में हेल्प करता है। यानी जो बड़ा पाथ था उसको रिड्यूस करके अल्टरनेट स्मॉलर पाथ प्रोवाइड कर देता है जिसकी एनर्जी कम हो और इजीली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस a catalyst provide a new reaction path with a lower energy barrier so that more and more reactant molecule can form the product. Clear है? अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है बेटा? सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप सरफेस एरिया रिएक्टेंट का बढ़ाते जाते हो, उसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी द रिएक्शन रेट नॉर्मली बिकम फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी लाइट गिव द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर पर, पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज दिस रेट लॉ बेटा? तो रेट लॉ इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन and the concentration of the reactant, and it is termed as the rate equation or we say rate law। इनके किसका रिलेशन है? ये रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, उसी के रिलेशन को बोलते हैं रेट लॉ। यानी द रेट लॉ फॉर द गिवन रिएक्शन हैज टू बी स्टेबलाइज्ड बाय एक्सपेरिमेंटल स्टडी ओनली, है ना, एंड ऑफ द रेट ओवर द वाइड रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटली डेटा है और एक्सपेरिमेंटली ही इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर मान लो मुझे ये कोई रिएक्शन है जिसके लिए मुझे रेट लॉ को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करूंगा? मान लो ये कोई, इफ वी कंसीडर दिस रिएक्शन A प्लस बी जिससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। नाउ इफ A का कोई भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट x ले लिया और ये y ले लिया, ये अल्फा और बीटा जो दिख रहा है ना, आपको अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट किया है, ये मे और मे भी स्टोइचोमेट्रिक इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो व्हाट इज दिस रेट? According to the rate law, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant raised to the power alpha and beta, and proportionally constant क्या लग गया यहाँ पे? K, which is equal rate constant, यानी K is known as velocity constant or we say rate constant. Now, if all the concentration are taken as unity, then rate of reaction is equal to K, यानी rate constant is equal to rate of reaction and the concentration of each reactant is taken as unity. Now, तो इस तरीके से तो आप रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। अब क्या है भाई? तो इट इज मेजर द रिएक्शन रेट, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फास्टर इज द reaction. Each reactant has a particular value of rate constant at a particular temperature. Now the value of rate constant for the particular reaction change with the temperature, or we say rate of reaction also affected with the temperature. तो इस तरीके से बेटा हम लोग रेट लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। Now what is the unit of rate constant? ये जो rate constant है इसका यूनिट क्या होगा? Since the dimension of the rate constant are concentration per unit time, and the SI unit for the concentration are what? मोल पर मीटर क्यूब पर लीटर, है ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और भी से मोल पर लीटर मोस्ट कॉमनली यूज, एंड सेकंड फॉर द टाइम और भी से मिनट भी यूज कर सकते हैं बेटा। नाउ फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, na से प्रोडक्ट मिला तो रेट इज इक्वल टू व्हाट? Ka की पावर n। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन। यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन अ क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको पढ़ेंगे अभी हम लोग क्या होता है ये। तो वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो देखो किसी का भी अगर यूनिट निकालना होगा रेट कांस्टेंट में तो डिपेंड करेगा कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और क्या तरीका होगा निकालने का बेटा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी यूनिट निकाल सकते हैं, किसका? रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट देखो बेटा, unit of rate constant for a gaseous reaction. In case of gaseous reaction, concentration expressed in the terms of pressure in the units of atmosphere, है ना? Thus the rate has the unit of atm per second. तो gases के लिए atm per second. Now
The unit of different rate constant would be listed below. अभी दिखाएंगे हम आपको कि जिसमें एक टेबल में मैंने अलग अलग सभी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में यूनिट लिखी है, उसको ध्यान से समझना बेटा, कैसे समझ सकते हो। तो देखो, अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर की, तो एन की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, जीरो पुट कर दोगे, तो व्हाट यू गेट, दैट इज मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। और गैसेस के लिए एटीएम सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो पूरा टर्म जीरो पावर हो गया, यानी 1, तो क्या बचा फिर सेकंड इनवर्स। क्लियर है। उसी तरीके से नेक्स्ट देखो बेटा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर के लिए, तो इसकी यूनिट क्या होगी, n की वैल्यू 1 2 रख दोगे तो -1। तो इस हिसाब से आप सभी ऑर्डर्स के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम अच्छे से याद रख। नेक्स्ट चलिए बेटा, व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, कि क्या होता है भाई मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन होता है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट और कोलाइड टुगेदर इन अ रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी, है ना। अब देखिए बेटा, यानी द रिएक्शन आर क्लासिफाइड इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी एज unimolecular, bimolecular, tetramolecular, trimolecular, depending upon the number of molecule involved in the reaction। ठीक है। अब देखो एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन आर एज फॉलो, क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं यूनिमोलिकुलर की बात करूं तो यहाँ पे कितना पीसीएल5 है, एक मॉलिक्यूल है पीसीएल5 का, तो दैट इज यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो है, एक दिख रहा है आपको, ठीक है, CH3CO C2H5 और NaOH, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी दो, बाई मॉलिक्यूलर। यहाँ पे तीन है, तो ये क्या हो गया बेटा, ट्राई मॉलिक्यूलर। इसी तरीके से टेट्रामोलिकुलर। अब ध्यान रखना, ओनली अ फ्यू टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर नोन while no reaction having molecularity more than 3 is known, because more than 3 molecule may not naturally collide at the same time, very difficult कि तीन molecules एक साथ collide करें। Now what is, how to determine the molecularity, किस तरीके से determine करते हैं। तो in case of a simple reaction, जैसे मैं बात करूं elementary reaction की, the molecularity is, ये देखो ये दिख रहा है, the molecularity is simply the sum of the molecules of the different reactant represented at the balanced chemical equation, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे ये यूनिमोलिकुलर हो गए, यहाँ दो है तो बाइमोलिकुलर, यहाँ तीन है तो टेट्रामोलिकुलर हो गया, है ना। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए, इन जैसे जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, उसमें क्या हो जाएगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, और वही मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन करेगा। So the atom molecules or ion participating in the rate determining step determine the molecularity of the reaction। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ बोलूं मैं, ये एक इक्वेशन है, तो इसका कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है बेटा, तो लिखा हुआ है दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो इसी मॉलिक्यूलरिटी की कितनी हो जाएगी, बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि एक और एक दो, दो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द स्लोएस्ट स्टेप, दस द रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर। सिर्फ अगर जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगा तो उसमें क्या देखना है, सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप को, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी, तो याद रखना बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर एंड इट कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कभी भी ये जीरो या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। दूसरा, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी आइडिया अबाउट द रेट और द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, तो इससे रेट और मैकेनिज्म का कोई भी आइडिया हम लोग नहीं लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड जस्ट फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो इसको भी याद रखना। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से मॉलिक्यूलैरिटी तुम लोगों को बताया है, इससे बाहर तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो व्हाट इज द ऑर्डर भाई, तो इट इज द सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ में अल्फा बीटा था ना, उसी के सम को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एंड इट इज ऑब्जर्व ओनली एक्सपेरिमेंटली, तो इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और देखो वही डेफिनेशन लिखी है मैंने, जो भी बताई आप लोगों के साथ, कि the order of reaction is the sum of the exponent or power in the rate law expression। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझ सकते हैं। क्लियर है। चलिए देखते हैं, मान लो ये कोई हमारा रिएक्शन है जिसके लिए रेट गिवन है k, a की पावर अल्फा, b की पावर बीटा, तो व्हाट इज अल्फा बीटा, दिस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड इट मे बी होल नंबर, zero, or we say in fraction, depending upon whether alpha beta is equal to 0, 1, 2 or 3, the reaction are said to be zero order, first order, second order, or we say third order। Remember, order of reaction can change with change in the conditions such as temperature and pressure। When one of the reactant is present in a large excess,
and the second order rate expression becomes the first order rate expression and this is known as pseudo first order reaction जब एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है so the concentration for the other reactants is taken as negligible ठीक है नाउ हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी तो किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो देखो तो इट इज द नंबर ऑफ atom molecules participate in a chemical reaction and order of reaction क्या होता है it is the sum of the power of the molar concentration of the reactant species in the equation of the reaction it is theoretical concept जो molecularity है और the other is what is order it is the experimental determined it is always a whole number it may be whole number zero or fractional कुछ भी हो सकता है it is measuring only for the simple reaction or individual step of a complex reaction मतलब ये सिर्फ elementary reaction के लिए होता है जबकि it is meant for the reaction and not for the individual step तो ये individual step के लिए नहीं होता ये पूरे के reaction के लिए होता है तो इस तरीके से हम लोग इसको भी डिफाइन कर सकते हैं क्लियर ये चीज है ना तो इस तरीके से बेटा हम पूरा इसको समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है तो हम लोगों ने पूरा यहाँ पे कवर कर लिया रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी और उसके डिफरेंस को अब नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आऊंगा जिसके अंदर हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को समझेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 50% हम लोगों ने कवर कर लिया है तो आई होप अच्छा लगा होगा इसको देखो समझो कोई भी डाउट आता है तो बेटा पूछो और ये हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स है तो मैं ट्राई करूंगा कि कल इसका जो आधा पार्ट है उसको भी खत्म करें ठीक है उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक वाले पार्ट ठीक है तो टेक केयर और इसको अच्छे से देखो पढ़ो और समझो ठीक है नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं